नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल यूनिक सरल गणित पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आ जाइए दोस्तों, हमारी जो चल रही थी क्लास नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के बारे में कल की क्लास में कल तक हमने सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इन 5 चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। तो सम और विषम के बाद अब हम देखें, कुछ संख्याएं सम थी, कुछ विषम थी। अब इसी में एक था जीरो, जिसको शून्य बोलते हैं। तो शून्य को, जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पढ़ी थी उनमें हमने कहा था कि ना तो शून्य धनात्मक पूर्णांक है, ना ही शून्य ऋणात्मक पूर्णांक। तो शून्य ना धनात्मक पूर्णांक में आता है, ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक है। तो फिर क्या है शून्य? शून्य एक समपूर्णांक है। शून्य क्या है दोस्तों? समपूर्णांक है। अब ये शून्य समपूर्णांक है, इस बात की सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे? तो सम और विषम संख्याओं के गणित की बेसिक क्रियाओं के आधार पर कुछ गुणधर्म होते हैं। सम तथा विषम संख्याओं के आपस में जोड़, घटाव, गुणा व भाग, जो गणित की 4 बेसिक क्रियाएं होती हैं दोस्तों, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो सम तथा विषम संख्याओं के आपस में जोड़, घटाव, गुणा और भाग की क्रियाओं के गुणधर्म नाम दे सकते हैं इसको। मतलब जो सम तथा विषम संख्या है, इनमें आपस में जोड़, घटाना, गुणा और भाग की क्रिया की जाती है। तो ये किस प्रकार से रिजल्ट देती है, कब संख्या सम प्राप्त होती है, कब संख्या विषम प्राप्त होती है, किस किस कंडीशन में, उसी में सत्यता की जांच हम कर लेंगे कि जीरो सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक। तो देखिए दोस्तों, पहला जोड़ के लिए, अब देख मैं एक बार लिख देता हूं दोस्तों। इवन मतलब होता है सम और ऑड होता है विषम। ये सम संख्या, ये विषम संख्या, जिससे मुझे बार बार ना लिखना पड़े कि इवन सम और ऑड विषम होता है। तो सम प्लस सम एक सम संख्या है, दूसरी भी सम संख्या है, तो जोड़ेंगे तो उत्तर सम संख्या ही आएगा। ऐसे इसी इंग्लिश में, हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना चाहें तो इवन प्लस इवन बराबर इवन। कैसे? यहीं जहां मैं ये गुणधर्म इसका लिख रहा हूं दोस्तों, वहीं आप एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे सम, 4 तो सम संख्या है मैंने बताया है, और 8 भी एक सम संख्या है। जोड़ेंगे तो 4 और 8 कितना आता है? 12 आता है। 12 भी एक सम संख्या होती है दोस्तों। तो ये नियम अपना सही है। दूसरा, सम प्लस विषम को जोड़े। अब ये तो दोस्त बताने की जरूरत है नहीं कि विषम इधर या सम इधर, वो तो एक ही बात, आगे पीछे कहीं भी लिख लो। तो सम और विषम को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आता है? विषम आता है। जैसे सम ले लीजिए 8 और विषम ले लीजिए 5। 5 तो विषम संख्या है, तो 5 और 8 और 5 कितना होता है? 13, जो कि एक विषम संख्या होती है। तो ये दूसरा गुणधर्म हो गया। सम और सम को जोड़ा तो सम आया, सम और विषम को जोड़ा तो विषम आया। तीसरा नियम, सम और सम जुड़ गया ना, अब विषम और विषम जोड़ लीजिए। विषम प्लस विषम मतलब ऑड प्लस ऑड। विषम प्लस विषम बराबर दोस्तों सम आएगा। कैसे? उदाहरण देखिए इसका। विषम संख्या ले लीजिए कोई, मानिए 3 एक विषम संख्या है, 7 भी एक विषम संख्या है। तो दोनों विषम संख्या जब जुड़ती हैं तो 3 और 7 कितना हो गया? 10। और 10 क्या है दोस्तों? एक सम संख्या होती है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि दो विषम संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो उनका जोड़ एक सम संख्या आता है। ये 3 और 7 दोनों विषम संख्याएं थी, इनको जोड़ा तो 10 आया, और 10 क्या होती है? सम संख्या होती है। अब इन तीनों जोड़ वाली कंडीशन में तो ये कोई कंडीशन बची नहीं, सम सम हो गया, विषम विषम हो गया, एक सम और एक विषम हो गया। अब यहाँ घटाना में भी दोस्तों यही नियम लागू होता है। अगर आप उदाहरण में देखना चाहें तो यही देख सकते हैं, या मैं अगला बता देता हूँ।
तुरंत 1 मिनट में भी बता देता हूँ। घटाना में भी ये कंडीशन लागू होती है, सम माइनस सम बराबर आएगा सम। देखिए सम संख्या ले लीजिए, एक 12 ले लीजिए, माइनस 4 ये भी सम है, 12 में से 4 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा 8, ये भी सम प्राप्त हुआ। इसका मतलब घटाने पे भी ये नियम लागू होता है। दूसरा विषम में से विषम घटाइए, विषम कितनी ले लीजिए, मान लीजिए 13 ले लीजिए, और विषम ही घटा दो, 7 घटा दो, 7 भी विषम है 13 भी विषम है, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6, जो कि सम है। तो जोड़ में भी ये कंडीशन लागू हो रही थी कि विषम विषम को जोड़ रहे थे तो उत्तर सम आ रहा था। ऐसे ही घटाना, विषम में से विषम को घटाएंगे तो उत्तर सम आएगा। अब एक सम एक विषम ले लीजिए, तीसरा पहले विषम लिख लीजिए, माइनस सम, विषम ले लीजिए 15 और सम ले लीजिए 6। तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, विषम और सम का जोड़ भी क्या हो रहा था विषम, और घटाना भी क्या होता है विषम ही होता है। 15 में से 6 गया 9, 9 तो विषम होता है, तो ये सही है। चाहे सम पहले लिख लीजिए, मतलब अंतर लेना है दोनों का, चाहे विषम आगे हो चाहे सम पीछे हो, कहीं भी हो, सम माइनस विषम। जैसे सम ले लीजिए 18 और विषम ले लीजिए 7, तो 18 में से 7 गए कितना बचेगा 11, 11 एक विषम संख्या होती है। तो सम में से विषम घटाएं या विषम में से विषम, क्या आएगी विषम। अब देखिए दोस्तों मेन बात जो है वो याद क्या रखना है कि जब दोनों सम हो और जुड़ रही हो तो सम आएगा, दोनों विषम हो तो सम आएगा। दोनों जब एक जैसी होती हैं तो सम आता है, चाहे विषम हो दोनों चाहे सम हो। जब एक सम एक विषम होती है तब विषम आता है। जब दोनों सेम होती है तो सम, जब दोनों अलग अलग हों, एक सम एक विषम हो, तब उत्तर क्या आएगा विषम, चाहे जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए। तो जोड़ और घटाना की क्रिया हमें समझ ली दोस्तों। गुणा की ओर देखते हैं, और गुणा के जैसी सेम भाग की होती है। देखिए गुणा, पहले सम वाला ले लीजिए, सम गुणा सम बराबर होता है सम, मतलब इवन इवन का मल्टीप्लाई होगा तो इवन ही आएगा। उदाहरण ले लीजिए, सम संख्या को ले लीजिए, मान लीजिए 4, और दूसरी भी सम संख्या ले लीजिए कौन सी 8। 8 का 4 में गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 8 चौके 32, जो कि एक इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। तो गुणा करते हैं जब दोनों सम संख्याओं को तो क्या आता है सम ही आता है। दूसरा, अब दोनों विषम ले लीजिए, दोनों जब विषम होंगी तो इसका गुणा में विषम ही आता है, गुणा में विषम ही आता है। जैसे 3 गुणा 5, दोनों संख्या विषम है, 3 और गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा 15, ये भी विषम है। ऐसे ही चाहे 7 गुणा 3 ले लीजिए, 7 तिया 7 और 3 दोनों ही विषम संख्या है दोस्तों, तो 7 तिया 21, 21 भी एक विषम संख्या है। तो गुणा में ये कंडीशन पलट जाती है दोस्तों, जब दोनों संख्या विषम हो तो उनका गुणा करने पर क्या आएगा विषम ही प्राप्त होगा। दोनों सम होंगी तो सम, दोनों विषम होंगी तो विषम, और ये गुणा वाली नियम ही भाग में लगती है। अब सम, तीसरा नियम है सम गुणा विषम, ये सम आता है। ये नियम यहाँ चेंज हो जाता है, जब दोनों सम होंगी तो सम आएगा, दोनों विषम होंगी तो विषम आएगा, और एक सम एक विषम होगी तो सम आएगा। कैसे, सम संख्या ले लीजिए 8 ले लीजिए, विषम संख्या ले लीजिए 9, तो 8 का 9 में गुणा करेंगे दोस्तों कितना आता है 72, जो कि एक सम संख्या है। तो एक सम और एक विषम जब होगी उनका गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी सम संख्या आएगी। कोई दूसरी संख्या ले लीजिए आप, 12 ले लीजिए, और 12 सत्ते 84, जो कि एक सम संख्या है। तो दोस्तों जोड़ घटाना ये सेम यही नियम भाग में लगता है। गुणा और भाग तो एक ही चीज होती है नियम के मामले में, क्योंकि वो चिन्ह से चिन्ह कट जाता है। तो मैंने समझा दिया कि जोड़ में, घटाना में और गुणा में कैसे नियम कार्य करते हैं। तो गुणा में जब दोनों सम होती है तो सम, एक सम विषम होती है तो सम, जब दोनों विषम होती है तो उत्तर क्या आता है विषम आता है। अब इसी के आधार पर दोस्तों हम जीरो को सिद्ध करेंगे कि जीरो एक समपूर्णांक कैसे होता है। देखिए दोस्तों,
जैसे कि दोस्तों अभी हमने पढ़ा सम प्लस सम बराबर क्या होता है, सम होता है, और विषम प्लस विषम बराबर भी सम होता है। ये दो कंडीशन पढ़ी थी हमने, तीन पढ़ी थी, अभी दो बता रहा हूँ मैं। सम और सम को जोड़ते हैं तो सम होता है, और विषम को जोड़ते हैं तब भी सम होता है। अब मान लीजिए जीरो की जांच कर रहे हैं कि जीरो सम होता है कि विषम। एक कोई सम संख्या लीजिए, यहाँ हम यहाँ मान रहे हैं, माना जीरो सम है। एक सम संख्या कोई ले लीजिए, मान लीजिए 8 ले लिया, प्लस यहाँ जीरो को जोड़ लिया, तो 8 में जीरो जोड़ेंगे तो अभी नियम ना देखिए, आप 8 में जीरो को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8 ही आता है। या फिर 6 में जीरो को जोड़े तो कितना आता है, 6 आता है। कोई दूसरी और सम संख्या ले लीजिए, 14 ले लीजिए, 14 में जीरो को जोड़े तो कितना आता है, 14 ही आता है। तो देखिए दोस्तों, सम और सम को जोड़ा, उत्तर क्या आया, सम आया। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि जीरो एक सम संख्या है, जीरो एक सम पूर्णांक है, या संख्या कह सकते हैं, वैसे एक्चुअल में सम पूर्णांक कहना उचित है। जीरो में 8 को जोड़ा, उत्तर कितना आया, 8। 8 क्या है, सम है, और नियम भी क्या कहता है कि सम को सम के साथ जोड़ा जाता है तो उत्तर सम प्राप्त होता है, तो यहाँ से प्राप्त हो रहा है। अब मान लीजिए हम यहाँ मान लें, ये तो यहाँ चेक करा दिया मैंने, 6 में जीरो को जोड़ दिया तो 6 भी सम संख्या प्राप्त हो रही है। नियम हो रहा है सही कि सम और सम जोड़ के ही सम आता है, सम और सम जोड़ के। तो एक हमने ये सम ले ली, दूसरी सम लिया, जीरो को सम मान लिया, तब क्या आ रहा है, सम ही आ रहा है। अब यहाँ रखेंगे, मानेंगे, अभी मान लिया, माना जीरो विषम है, हमें तो पता ही है, आप प्रूफ कर रहे हैं, मान लिया कि जीरो विषम है, तो विषम की कंडीशन में यहाँ इस फॉर्मूले रखेंगे, विषम संख्या कोई ले लीजिए 5, प्लस यहाँ जीरो को विषम मान रहे हैं ना, जीरो, तो विषम को विषम के साथ जोड़ने पर दोस्तों उत्तर क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए नियम के अनुसार। नियम मैंने पिछले इससे पहले अभी बताया था, विषम के साथ विषम को जोड़ने पर उत्तर क्या आना चाहिए, सम। और यहाँ 5 को जीरो में जोड़ रहे हैं तो उत्तर आ रहा है क्या, 5, जो कि विषम है, जो कि उत्तर क्या है, विषम। और अगर इस नियम से देखते हैं कि अगर ये दोनों विषम होती, जीरो अगर विषम होता तो इसको क्या हो जाना चाहिए था, उत्तर को सम हो जाना चाहिए था। तो यहाँ से दोस्तों प्रूव हो रहा है कि जीरो एक सम संख्या ही होता है, विषम संख्या नहीं होता। क्योंकि अगर विषम संख्या यहाँ होता जीरो, तो विषम के साथ विषम जुड़ के तो सम उत्तर आना चाहिए था, जब उत्तर तो हमारा विषम ही आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक, कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, विषम प्लस सम, तीसरा नियम लगा लीजिए। देखिए विषम, जीरो को हम क्या माना है, विषम माना है ना, तो जीरो को यहाँ जीरो रख लेंगे, और एक सम संख्या ले लीजिए 7, सम संख्या लेना ना, 8 14 ले लीजिए। विषम और ये तीसरा नियम जो था जोड़ घटाना वाला, तो विषम और सम को मिलकर क्या बनता था, विषम और सम को मिलकर उत्तर क्या आता था, विषम। वीडियो में पीछे देखा अभी, तीसरा नियम जो था विषम और सम, या सम आगे लिख लें, विषम पहले लिख लें कहीं भी, तो इसका क्या आता है, उत्तर विषम आता है। और यहाँ हम जीरो को विषम मान रहे हैं, तो जीरो विषम की जगह रख लिया और सम की जगह एक सम संख्या रख ली 14, तो 14 और जीरो मिलके उत्तर क्या आ रहा है, 14, जो कि सम है। जबकि इस नियम के अनुसार क्या आना चाहिए था, विषम आना चाहिए था, क्योंकि अगर एक विषम जीरो लेते, जीरो विषम संख्या ले लेते एक और एक सम संख्या, तो इनका उत्तर क्या होना चाहिए था, विषम होना चाहिए था। जबकि हमारा उत्तर क्या आ रहा है, सम। तो यहाँ से भी प्रूव हो रहा है कि जीरो एक विषम संख्या नहीं है। हमने माना था कि मान लेते हैं जीरो विषम होगा, तो माना जीरो विषम होता अगर, तो विषम और सम को जोड़ के उत्तर विषम आना चाहिए था, जबकि विषम और सम मिलके उत्तर क्या आ रहा है, सम ही आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से भी प्रूव हो गया कि जीरो एक विषम संख्या या विषम पूर्णांक नहीं है, जीरो एक सम पूर्णांक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझने में अभी भी दिक्कत है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, तो बारीकी से समझ में आएगी। तब भी अगर ना समझ में आई हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं एक बार फिर से अगली क्लास में बता दूंगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों आगे की संख्याएं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या, इसी का दूसरा नाम है और संयुक्त संख्या, इसी को कह सकते हैं यौगिक संख्या, इसी को कंपोजिट नंबर, या आप कहीं कंपोजाइट नंबर भी किसी से सुनेंगे, कंपोजिट पढ़ें या कंपोजाइट, आप ये समझ लीजिए कि भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या बोलते हैं इसको, और कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। तो इस पढ़ने से पहले दोस्तों मैं दो शब्द जो हैं उनका थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दूं। दो शब्द होते हैं गुणनखंड
जिसे फैक्टर बोलते हैं, इसी को अपवर्तक भी बोल सकते हैं या गुणक बोल सकते हैं या भाजक भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं दोस्त? गुणनखंड। कोई संख्या मान लीजिए 18 दी गई है, तो 18 में किस किस का भाग चला जाएगा, 18 में किस किस का भाग चला जाएगा, वो इस 18 के गुणनखंड कहलाएंगे। 1 का भाग चला जाएगा 18 में, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा पूरा पूरा 3 छंगे 18, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का चला जाएगा, फिर 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का चला जाएगा, अब सीधा 18 का ही चला जाएगा। तो 18 के गुणनखंड क्या हुए दोस्तों? वे संख्याएं जिनका उस दी गई संख्या में भाग चला जाता है पूरा पूरा, वे संख्याएं उस एक संख्या की क्या कहलाती हैं? गुणनखंड कहलाती हैं, फैक्टर कहलाती हैं, अपवर्तक कहलाती हैं, भाजक कहलाती है, गुणक कहलाती हैं। ठीक, समझ में आ गया दोस्तों? गुणनखंड क्या होता है? किसी एक दी गई संख्या में जिन संख्याओं का भाग चला जाता है, वे सभी संख्याएं उस दी गई संख्या की गुणनखंड या फैक्टर या अपवर्तक या गुणक या भाजक कहलाती हैं। मतलब ये इसमें भाग जा सकता है, भाजक मतलब भाग कर सकती हैं इसमें। 18 का भाग चला जाएगा, 9 का चला जाएगा, 6 का, 3 का, 2 का, 1, तो ये हो गई गुणनखंड। एक होता है दोस्तों दूसरा शब्द गुणज। इसकी हालांकि अभी जरूरत नहीं, लेकिन अब आ गया गुणनखंड और गुणज, कहीं कंफ्यूजन ना हो आपको। ये गुणक है या गुणज है? गुणज को बोलते हैं मल्टीपल। ये क्या होता है दोस्तों? मल्टीपल क्या होता है कि कोई एक संख्या दी गई है, मान लीजिए 12 संख्या दी गई, तो इसके आगे मल्टीपल हमेशा क्यों होता है? आगे की संख्या होती है। मान लीजिए 12, 24, 72, 108, 144 और भी आगे, मतलब 12 के पहाड़े की जो भी संख्या होंगी आगे। तो गुणज क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जिनमें इस एक संख्या का भाग चला जाए, तो वे सभी संख्या इस संख्या की गुणज कहलाती हैं। गुणज का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, गुणा होता जाए। 12 में 3 का गुणा, 4 का गुणा, 5 का, 100 का गुणा, 500 का गुणा, जितना भी जो बड़ी संख्याएं होती जाएंगी आगे, उन सब में 12 का भाग चला जाएगा, तो 12 के ये क्या कहलाएंगे? ये गुणज हैं। ये ऐसे लिख ली, ये सभी संख्याएं ऐसी, और आगे इसके पहाड़े की संख्या बढ़ती जाएंगी। सभी संख्याएं 12 के गुणज या कहें तो मल्टीपल हैं। ठीक, और यहाँ इसमें क्या लिख सकते हैं? ये सभी संख्याएं इतनी 18 तक 18 के फैक्टर या गुणनखंड हैं, ठीक दोस्तों। तो यहाँ से एक बात और अब समझ लीजिए, अब लिख ही दिया है तो एक बात और क्लियर हो गई कि किसी भी संख्या का गुणनखंड, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है? वो स्वयं संख्या होती है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है? स्वयं संख्या होती है। अब 18 का गुणनखंड 18 से बड़ा तो हो नहीं सकता, और सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है किसी का भी, क्योंकि 1 का तो भाग सभी में चला जाता है। अब गुणज के लिए किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज कौन कितना होता है? वह स्वयं संख्या। सबसे छोटा गुणज लाइन लिख सकते हैं, लिख ही लो आप, ध्यान आ गया लिखने को। तो किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज स्वयं संख्या होती है, क्योंकि 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, तो 1 से कम का गुणा तो कर नहीं सकते गुणज के लिए। तो सबसे छोटा गुणज क्या होता है? वही संख्या होती है। तथा सबसे बड़ा गुणज, बड़ा गुणज तो हम निकाल ही नहीं सकते। कितनी भी बड़ी संख्या, कोई कहते 5 लाख से गुणा कर दो, तो हम 5 लाख से 5 लाख 1000 से गुणा कर देंगे, तो बड़ा गुणज तो निकालना संभव नहीं है। तो तथा सबसे बड़ा गुणज निकालना संभव नहीं है। ये भी दोस्तों एक आप लाइन लिख सकते हैं। और ऐसे ये गुणनखंड वाले में क्या लिख सकते हैं? किसी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर या गुणनखंड 1 होता है
क्योंकि 1 का भाग चला जाएगा, तथा सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं वो संख्या होती है। इससे बड़ा गुणनखंड तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 18 से बड़ी संख्या का 18 में भाग जाएगा नहीं। गुणनखंड स्वयं संख्या होती है तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ऐसे अलग अलग, ये ऊपर के लिए बात है, ये नीचे के लिए। अब यह बात आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। तो अब मैं चलता हूँ सीधा भाज्य संख्या या फिर संयुक्त संख्या, इसी को यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर या कंपोजाइट नंबर भी बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या, सबसे पहले तो दोस्तों परिभाषा आप सुन लीजिए। ऐसी संख्या जिसके, लिख देता हूं, ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड को ही दूसरा नाम दिया था दोस्तों फैक्टर या अपवर्तक भी लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसके 3 या 3, इसको दोस्तों याद रखना, 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड या फैक्टर अपवर्तक होते हैं, वो है भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। संख्या प्राकृत संख्या ले लेती है, इसमें यहाँ ये भी कह सकते हैं ऐसी प्राकृत संख्या नाम दे सकते हैं, ऐसी प्राकृत संख्या। एक प्राकृत संख्या ये होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुछ भी लिख सकते हैं। अब फैक्टर देखना है, इस एक में किस किस का भाग चला जाएगा दोस्तों, एक का ही जाएगा बस, और किसी का जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इस 2 में किसका भाग चला जाएगा, एक का जाएगा और 2 का जाएगा। इस 3 में किसका जाएगा दोस्तों, एक का जाएगा, 2 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 3 का जाएगा। इस 4 में दोस्तों एक का चला जाएगा भाग, हाँ चला जाएगा, 1 चौके 4। 2 का चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, 2 दूनी 4। 3 का जाएगा, नहीं जाएगा। अब 4 का चला जाएगा, हाँ 4 का, 4 एकम 4। तो ये दोस्तों ये बात प्राकृत संख्याओं के लिए ये कंडीशन होती है। तो 1, 2, 3, 4 इन प्राकृत संख्याओं में आगे बढ़े तो सबसे पहले 1 को चेक किया हमने, इसमें किसका भाग जा रहा था, केवल 1 का भाग जा रहा था। 2 में किसका भाग जा रहा था, केवल 1 का और 2 का। 3 में किसका भाग जा रहा था, केवल 1 का और 3 का, 2 का तो नहीं जा रहा था। 4 में किसका भाग जा रहा था दोस्तों, 1 का जा रहा था, 2 का जा रहा था और 3 का जा रहा था। भाग यहाँ जाने का मतलब पूरी तरह विभक्त हो जाए, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए, कुछ भी शेषफल ना बचे, उस कंडीशन को मानते हैं भाग जाना या पूर्णतः विभक्त हो जाना। तो अब देखिए दोस्तों भाज्य संख्या की परिभाषा क्या थी, ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक, तो हमारी तो बात यहीं पर या तो 3 हो या फिर 3 से अधिक हो। तो हमारी कंडीशन तो मिल रही है 3 किसके मिल गए, 4 के। 4 जो संख्या है उसके कितने फैक्टर मिलेगा, कितने गुणनखंड मिलेगा दोस्तों, जो इसको विभाजित कर रहे हैं, 1, 2 और 4। तो टोटल कितने फैक्टर मिल गए दोस्तों, 3 मिल गए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 फैक्टर मिल गए। तो हमारा ये परिभाषा इस पे यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, मतलब सत्यापित हो रही है। कैसे, ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड या फैक्टर या अपवर्तक हैं होते हैं वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ जब प्राकृत संख्या में दोस्तों हम चले, यहाँ आप ये एक शब्द लिख लीजिए, ऐसी प्राकृत संख्या लिख लीजिए, ऐसी प्राकृत संख्या, ठीक, जैसे कंफ्यूजन हो। यहाँ से चले तो पहली नहीं मिली, दूसरी नहीं मिली, तीसरी नहीं मिली, चौथी मिल गई। तो सबसे पहली का या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई दोस्तों, सबसे छोटी, इससे छोटी तो 3, 2, 1 है, लेकिन ये भाज्य संख्याएं नहीं है दोस्तों, ठीक।
अब ये क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम भाज्य संख्या को ढूंढ रहे हैं। तो भाज्य संख्या की कंडीशन कहाँ लागू हो रही है, 4 पे, 4 पे क्या लागू हो रही है, तो भाज्य संख्या की कंडीशन होती है उसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, तो 3 गुणनखंड हमें मिल गया। अब अधिक है नहीं है वो बात नहीं है, हमें तो 3 मिल गए, बस हमारा काम बन गया। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब 4 है, इससे छोटी तो कोई भाज्य संख्या है नहीं, तो 4 है तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी दोस्तों 4 ही हुई, क्योंकि सम है नहीं। आगे की और विषम संख्याएं भी कुछ होंगी, वो भी भाज्य संख्याओं की श्रेणी में आएंगी, जैसे 9 है विषम है लेकिन ये भी भाज्य संख्या होती है। तो इसी को दूसरी बात और क्या कह सकते हैं, इस 4 को क्या नाम दे सकते हैं, सबसे छोटी सम तथा भाज्य, सम भी है और भाज्य भी है, अरे क्यों गलत लिखा जा रहा है, समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी कितनी है, 4 है, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और ये सम है, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी कितनी है दोस्तों, 4 है। अब प्रथम, तीसरा नाम और लिख सकते हैं, प्रथम भाज्य संख्या, इन पे दोस्तों कंडीशन में ऐसे कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको किसी भी एग्जाम में, इसलिए मैं ये सभी लाइनें लिखा दे रहा हूँ। प्रथम भाज्य संख्या भी बराबर कितनी है, 4 है, क्योंकि संख्या यहाँ से शुरू हुई 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ते गए, तो प्रथम भाज्य संख्या सबसे पहले ना तो ये थी ना ये थी ना ये थी, कितनी थी, 4 थी, तो प्रथम भाज्य संख्या भी क्या हुई दोस्तों, 4। तो भाज्य संख्या के बारे में दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड मिलते हों, मतलब 3 या 3 से अधिक संख्याओं को उसमें भाग जाता हो। एक तो एक संख्या कोई और भी संख्या, तो यहाँ हमने देखा तो कौन सी मिली, 4 मिली। तो 4 को क्या क्या, 4 को हम जब गौर से देखेंगे तो 4 में हमें क्या क्या दिख रहा है, जो 4 में हमें बातें दिख रही हैं उन सभी बातों को लिख देंगे। 4 क्या दिख रही है कि सबसे पहली या सबसे छोटी भाज्य संख्या, इससे पहले कोई भाज्य संख्या है ही नहीं, तो एक बात ये दिख रही है 4 में। दूसरी बात 4 में क्या दिख रही है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, मतलब इससे पहले कोई भाज्य संख्या ही नहीं है, सम तो है लेकिन ये भाज्य नहीं है, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी होगी, 4 हो गई। तीसरी बात और क्या दिख रही है कि प्रथम भाज्य संख्या है ये, क्योंकि यहाँ इससे पहले की जो संख्या है वो भाज्य संख्या है नहीं, सबसे पहली कौन सी मिल रही है भाज्य संख्या, यही मिल रही है 4, तो प्रथम भाज्य संख्या भी यही हो गई। अब देखिए दोस्तों आपको भाज्य संख्या समझ में आ गई, आगे और बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा और बता देता हूँ। अब जैसे ये 5 है, 5 में किसका भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, हाँ, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 5 का ही जाएगा। तो 5 में 1 और 5 दो ही संख्याओं को भाग जा रहा है। ये बात मैंने इसलिए यहाँ बताई दोस्तों, कहीं आप कोई हमारे साथी जिन्होंने जो पहली बार पढ़ रहे हो, जिन्होंने अभी ज़्यादा कभी ना पढ़ा हो, तो वो कहीं ये ना समझने लगे कि 4 भाज्य संख्या प्राप्त होगी तो इसके बाद की सभी भाज्य संख्याएं होती, नहीं, ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। इनमें जो संख्याएं हैं इनमें भाज्य संख्याएं भी मिलेंगी आपको, अभाज्य संख्याएं भी मिलेंगी। तो 5 में 1 और 5 का ही भाग जा रहा है, मतलब 2 ही गुणनखंड हो रहे हैं, जबकि भाज्य होने के लिए कितने गुणनखंड होने चाहिए दोस्तों, 3 या 3 से अधिक। अब 6 को देख लेते हैं, ये भाज्य संख्या की परिभाषा तो हो गई, लेकिन आगे मैं प्रूव करा दे रहा हूँ और कि क्या क्या कंडीशन और होती है। 6 में 1 का भाग जाएगा, हाँ जाएगा, 2 का जाएगा, हाँ जाएगा, 2 3 6, 3 का जाएगा, हाँ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 6 का जाएगा, हाँ जाएगा, 6 एकम 6। तो 6 के तो दोस्तों कितने फैक्टर मिलेगा, 4, 1 2 3 4। हमारी कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई, कहाँ फुलफिल कंडीशन कहाँ हो जाती है, 3 मिल जाए बस, 3 से अधिक कितने भी हों पर 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 हो या 3 से अधिक हो, मतलब 3 गुणनखंड मिल जाए उसके या 3 से अधिक मिल जाए तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि वो संख्या भाज्य संख्या है। तो 6 एक भाज्य संख्या है, क्यों है, क्योंकि इसके 3 या 3 से अधिक कंडीशन रहती है गुणनखंडी, तो इसके तो 4 मिल गए, 3 मिल जाते तब भी भाज्य संख्या थी, तो ये भी एक भाज्य संख्या है। ऐसे ही 7 को चेक करेंगे, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों भाज्य संख्या की परिभाषा हमने पढ़ी बिल्कुल डिटेल में, एक एक बारीक बात मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद अगली संख्या पढ़ते हैं, अभाज्य संख्या। देखिए दोस्तों अगली संख्या है अभाज्य संख्या, इसी को असंयुक्त संख्या बोलते हैं, इसी को ऋण संख्या बोलते हैं, इसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। इनमें से किसी भी नाम से आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सभी नाम लिख दिए, अभाज्य संख्या या असंयुक्त संख्या या ऋण संख्या, इसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये क्या होती है दोस्तों, इसकी परिभाषा, अभाज्य संख्या, इसकी परिभाषा दोस्तों, ऐसी संख्या
ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल केवल का मतलब है ओनली एंड ओनली दो ही गुणनखंड या अपवर्तक कहें गुणनखंड हों, न तो दो से अधिक और न ही दो से कम। देखिए दोस्त, इसका अर्थ क्या हुआ, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हों, न तो दो से अधिक और ना ही दो से कम। एक भी कंडीशन नहीं चलेगी दोस्त, दोनों कंडीशन चलेगी। ना तो दो से अधिक होने चाहिए उसके गुणनखंड, ना दो से कम होने चाहिए, और दोनों तथा दोनों गुणनखंड भिन्न भिन्न होने चाहिए, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न होने चाहिए, जो कि भिन्न भिन्न कौन से होते हैं, जो कि एक तथा स्वयं व संख्या होती है। जो भिन्न भिन्न गुणनखंड दोस्तों होते हैं वो क्या होते हैं, एक का अंक और स्वयं वो संख्या। तो कैसे, उदाहरण जैसे हमने पहले गिनती लिखी थी, ये भी संख्या प्राकृत संख्याओं के लिए कही जाती है बात। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे संख्या। अब देखिए दोस्त, गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या जिसमें भाग जाता हो उसका। एक में किसका भाग जाता है, इसमें एक का ही आता है। दो में किसका भाग चला जाएगा दोस्तों, एक का चला जाएगा और दो का चला जाएगा। तीन में किसका चला जाएगा दोस्तों भाग, एक का। दो का जाएगा क्या तीन में भाग, पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो एक का जाएगा और तीन का जाएगा। चार में एक का जाएगा, दो का जाएगा और चार का, तीन का। पाँच में एक का जाएगा और दो का नहीं जाएगा, तीन का नहीं जाएगा, चार का नहीं जाएगा, पाँच का जाएगा। छः में एक का भाग जाएगा, दो का जाएगा, तीन का जाएगा, तीन दूनी छः, चार का नहीं जाएगा, फिर पाँच का नहीं जाएगा, फिर छः का जाएगा। अब सात में एक का जाएगा, दो का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तीन का नहीं जाएगा, चार का नहीं, पाँच का नहीं, छः का नहीं जाएगा, अब सात का जाएगा। तो देखिए दोस्त, कंडीशन हमारी क्या कहती है कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हों, न तो दो से अधिक हों और ना ही दो से कम हों, तथा दोनों गुणनखंड भिन्न भिन्न होने चाहिए। भिन्न भिन्न कौन से, जैसे एक ये है, एक ये है, ये अलग अलग है ना, एक और दो अलग अलग है ना आपस में, जैसे एक और तीन अलग अलग हैं आपस में, यहाँ एक और पाँच अलग अलग हैं, यहाँ भी एक और सात अलग अलग हैं। भिन्न भिन्न होने चाहिए, जो कि भिन्न भिन्न होने चाहिए, लेकिन होने कौन से होने चाहिए, जो कि भिन्न भिन्न होने चाहिए कौन से, एक तथा स्वयं व संख्या। एक तथा स्वयं व संख्या, जैसे दो के दो भिन्न भिन्न गुणनखंड है, एक और दो, तो एक तो एक है, पहला गुणनखंड तो एक है, दूसरा गुणनखंड क्या है, वो स्वयं संख्या दो। ऐसे यहाँ चेक करें तो पहला गुणनखंड तो एक है, यहाँ बताई जा रहा है कि एक होना चाहिए तथा स्वयं व संख्या। तो पहला गुणनखंड तो तीन का एक है, मतलब एक में भाग एक का भाग जा रहा है तीन में, और अगला दूसरा वाला जो गुणनखंड है वो क्या है, स्वयं संख्या है, तीन ही है। ऐसे पांच में देखेंगे, पहला गुणनखंड तो एक है, एक का अंक, दूसरा गुणनखंड क्या है, स्वयं संख्या, तो स्वयं संख्या ये पांच के भाग जाए, इसके अलावा तो कोई किसी के भाग जा नहीं रहा। अब सात देख रहे हैं, वही चेक करें जिन जिनके दो ही दो गुणनखंड है केवल, पहली तो एक है और दूसरा गुणनखंड इसका क्या है, स्वयं व संख्या, सात ही है ना, स्वयं वही संख्या। तो देखिए दोस्तों, एक ये मिली कंडीशन, एक ये मिली, एक ये मिली, एक ये मिली। अभाज्य संख्या में कंडीशन क्या थी, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो, ना तो दो से कम ना तो दो से अधिक, तो वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब देखिए, प्राकृत संख्या यहाँ से शुरू हुई, एक दो तीन चार पाँच छः, आगे बढ़ते हैं। कंडीशन चेक करें तो दो गुणनखंड इसके पास है क्या, नहीं है, तो ये मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं हुई। इसके पास है दोनों गुणनखंड, हाँ है। अब चेक करेंगे, एक गुणनखंड तो एक है और दूसरा उसकी स्वयं संख्या है, सही है, तो ये अभाज्य संख्या हुई, अभाज्य संख्या हो गई। तीन
3 का भी एक गुणनखंड 1 है, दूसरा गुणनखंड स्वयं संख्या 3 है, तो ये भी अभाज्य संख्या हो गई। 4 तो भाज्य में आ गया था क्योंकि 3 गुणनखंड है, जब अभाज्य के लिए क्या होना चाहिए, केवल और केवल 2। अब ये है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या। अब ये है क्या, नहीं, ये तो भाज्य की श्रेणी में चली क्योंकि इसके तो 4 गुणनखंड हो गए। अभाज्य के लिए क्या होना चाहिए, केवल 2 ही गुणनखंड, एक और स्वयं संख्या, तो ये भी अभाज्य। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या जब प्राकृत संख्या में हम आगे बढ़े तो अभाज्य संख्या कौन सी मिली, सबसे पहले 2, उसके बाद मिली 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर आगे बढ़ते जाएंगे और ऐसी संख्याएं मिलती जाएंगी। तो यहाँ से हमको सीखने को मिल रहा है क्या, कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी प्राप्त हुई हमको, 2। एक बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राप्त हुई कितनी, 2। सम संख्या, अभाज्य संख्या में अब आगे कोई भी संख्या आपको मिलेगी तो वो संख्या सम संख्या नहीं होगी। जैसे ये सम संख्या नहीं है 5, ये भी नहीं है 5, 9 के बाद 11 एक आती है, वो भी नहीं है सम। तो सम संख्या एकमात्र है जो अभाज्य संख्या है, वो कितनी है, 2। अब 2 से आगे बढ़े, 2 के बारे में 3 बातें हो गई, अभी मैं बातें यहाँ लिख के बताऊंगा वो। अब 3 के बारे में, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, इससे छोटी कोई संख्या अभाज्य ऐसी है जो विषम हो, नहीं है, क्योंकि 2 ही संख्या है जिसमें से एक तो कुछ भी नहीं है, ना अभाज्य ना भाज्य, 2 जो है जो कि सम है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी है, 3 है। सबसे पहली विषम अभाज्य संख्या भी कितनी है, 3 है। इसी को सबसे पहली विषम अभाज्य संख्या कह सकते हैं, इसको सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कह सकते हैं, तो ये 3 है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इनको 2 और 3 के बारे में जो बातें हैं उनको मैं लिख देता हूँ, क्या क्या बातें हो रही हैं। 2 के लिए क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर कितनी है, 2 है। सबसे पहली या प्रथम कह सकते हैं, प्रथम अभाज्य संख्या ये भी कितनी है दोस्तों, 2 है। 2 के बारे में तो पढ़ रहे हैं। 2 को जब यहाँ इस स्थिति में इन प्राकृत संख्याओं की सीरीज में 2 को रखा तो 2 में हमें कौन सी बातें नजर आ रही हैं, कौन सी क्वालिटीज, कौन से गुण नजर आ रहे हैं, वो उन गुणों को हम यहाँ बखान कर रहे हैं। 2 के क्या क्या गुण हैं उनका हम बखान कर रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ठीक। प्रथम अभाज्य संख्या है 2, ठीक। और अभाज्य संख्या अब आगे बढ़ेंगे तो कोई भी अभाज्य संख्या ऐसी नहीं होगी जो कि सम हो, तो सम एकमात्र सम अभाज्य संख्या है वो भी 2। तो एकमात्र सम, इस बात पे दोस्तों जोर देना, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ये भी कितनी है दोस्तों, 2 है। इसके अलावा जो भी आगे समान अभाज्य संख्या मिलेंगी उनमें कोई भी सम संख्या नहीं होगी, सभी विषम होंगी। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है, ठीक। तो 2 के बारे में 3 बातें हो गई। अब आते 3 के बारे में। जब 1 2 3 पे बढ़े आगे दोस्तों, तो 3 क्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 अभाज्य के साथ साथ विषम भी है। विषम तो ये भी है 1, लेकिन 1 को ना तो भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं। तो सबसे पहली अभाज्य संख्याओं में जो मिली वो 3 विषम है। तो 3 प्रथम विषम अभाज्य संख्या, 3 की तो दोस्तों मुझे तो यहाँ एक ही गुण समझ में आ रहा था, एक ही क्वालिटी इसकी समझ में आ रही थी कि ये 3 जो है वो सबसे पहली विषम अभाज्य संख्या है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अगर और नजर आ रही हो कोई क्वालिटी इसमें तो देखो, आपको नजर आए तो आप कमेंट में बताना। मुझे तो इतना ही नजर आ रहा था कि 3 प्रथम विषम अभाज्य संख्या है, तो लिख दी मैंने, ठीक। और तो कोई बात ऐसी नजर आ नहीं। अब आगे तो इससे बढ़ते जाएंगे तो बहुत संख्याएं मिलती जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। अब एक जो है, एक को ना तो भाज्य समझा जाता है ना अभाज्य। तो मैंने इतनी बारीकी इतनी बेसिक से समझाया कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आया हो तो मैं यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ कि एक ना भाज्य ना अभाज्य क्यों नहीं। देखिए दोस्तों, एक ना तो भाज्य है और
ना ही अभाज्य। तो बेचारा एक रोएगा अकेला कि मुझे तो किसी में नहीं छोड़ा। तो लेकिन एक विषम संख्याओं में तो आता है ना, तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है एक। ठीक है, अब यहाँ बात भाज्य अभाज्य की हो रही है, तो एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, इसकी कंडीशन कैसे चेक करेंगे। अभाज्य होने के लिए दोस्तों क्या चाहिए होता है कि कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, 3 या 3 से अधिक। लेकिन एक के पास तो एक ही गुणनखंड है, एक। भाज्य होने के लिए, सॉरी गलत बोल गया क्या मैं, भाज्य संख्या होने के लिए 3 गुणनखंड होने चाहिए। ठीक, अब एक के पास तो एक ही गुणनखंड है, तो ये भाज्य नहीं हुआ। अब अभाज्य होने के लिए गुणनखंड कितने होने चाहिए दोस्तों, 2 गुणनखंड होने चाहिए, और वो दोनों अलग अलग, एक तो स्वयं एक और एक स्वयं संख्या, 2 अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए। इसका तो एक ही गुणनखंड है। अब ऐसे एक कहें कि एक हो गया, एक स्वयं संख्या एक ही हो गया, तो लेकिन ये अलग अलग गुणनखंड कहाँ हुए, ये तो एक ही गुणनखंड हुआ ना, एक को ही 2 बार लिखा हुआ माना जाएगा ना ये तो इसके पास 2 गुणनखंड नहीं होते, केवल और केवल एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए ये भाज्य की श्रेणी में नहीं आता है ना अभाज्य की श्रेणी में। तो ये भाज्य और अभाज्य की श्रेणी से अलग रहता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई दोस्तों 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई कितनी, 4। भाज्य संख्या को 3 मत मान लेना दोस्तों, भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4, और भाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अभी आगे और क्या बताएं। अब क्लास लंबी हो रही है, लंबी क्लास आप देखने में थोड़ी परेशानी होगी, अभी शुरुआत चल रही धीरे धीरे। अब इसी में अभी भाज्य और अभाज्य संख्याओं में और कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, कहाँ से कितने तक कितनी होती हैं, वो मैं अगली नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए। और अगर आपको चैनल पर ये हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। आपने पढ़ा तो पहले भी होगा, और भी कई जगह पढ़ रहे होंगे, एक से एक अच्छे से अच्छे टीचर हमारे महानुभाव हैं जो पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं भी थोड़ी सी एक प्रयास कर रहा हूँ कि आप अगर कहीं पर समझने में दिक्कत होती है तो आप उसको अच्छे से और बारीकी से समझ सकें। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली क्लास में।